हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अणुसंख्यक गुण का लास्ट टॉपिक, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले एक छोटा टॉपिक, उससे पहले ऑस्मोसिस या परासरण क्या होता है। कई लोग बायो स्टूडेंट्स हैं जो 9-10 क्लास में बायो पढ़ते हैं, तो उसमें भी ऑस्मोसिस का टॉपिक रहता है, परासरण का, जिसका हम डेली लाइफ में भी हम यूज़ देखते हैं। क्या देखते हैं हम यूज़? हम ये देखते हैं कि यार रात में अगर हमने चने वगैरह, मूंग वगैरह भिगो कर रख दिए हैं पानी में, तो सुबह थोड़ा सा चना या जो मूंग होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आप रात में किशमिश को भी भिगो कर रखेंगे तो किशमिश सुबह क्या हो जाता है? फूल जाता है। अंडे को जब बॉईल करते हैं तो अंडा भी फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑस्मोसिस, परासरण से रिलेटेड हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम परासरण के बारे में कि एक्चुअल में परासरण होता क्या चीज़ है। परासरण को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लेबल्ड डायग्राम बनाया है, देखिए इसके में, और इसके आधार पर हम परासरण को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ओके। यहाँ पर एक बीकर है, बीकर को हमने सेपरेट कर रखा है, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम शॉर्टकट में कैपिटल एसपीएम कहते हैं। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन्स मतलब झिल्ली, सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब इस तरीके के झिल्ली, मेम्ब्रेन्स जो सिर्फ अलाउ करते हैं कि उससे आर पार सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते। इनको हम एसपीएम या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इनसे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही क्यों आर पार जा सकते हैं? क्योंकि जनरली सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल का रेंज या साइज छोटा होता है एज ए कंपेयर टू सॉल्यूट। तो इसीलिए इस तरीके के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन्स सिर्फ अलाउ करते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आर पार जा सकें, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं। नेचुरली भी हमारे पास बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा या जनरली हम जब छोटे रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक पीपल का पत्ता होता है, पीपल के पत्ते को हम अपने कॉपी या बुक में दबा देते हैं, काफ़ी दिन के बाद देखते हैं वो कैसा हो जाता है, वो एकदम सूख कर जाली जाली हो जाता है, वो एक मेम्ब्रेन्स है। तो पेड़ पौधों के तने, पत्तियां मेम्ब्रेन्स का काम करती हैं। एनिमल्स के अंदर जो ब्लैडर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स का काम करते हैं। बट यहाँ पर हम जो मेम्ब्रेन्स यूज़ कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, जो लैब में बनाया जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड से, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, टूटने का खतरा कम होता है। उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्लियर? तो हमने क्या किया है, यहाँ पर बीकर को सेपरेट कर रखा है एक एसपीएम से, और उसके दोनों साइड हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन लिया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा है और यहाँ पर सॉल्यूशन, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम यहाँ पर सॉल्वेंट लें। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है। मेन काम यह है कि जो दो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे थ्रू द एसपीएम, उनका कंसंट्रेशन, सांद्रता अलग अलग होनी चाहिए। और ज़्यादा क्लियरिटी होती है कि एक तरफ सॉल्वेंट रखा जाए और एक तरफ सॉल्यूशन रखा जाए। कॉमन सा चीज़ है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगा एज ए कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड है ना भाई, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सॉल्वेंट डाइल्यूट है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह क्या कोई सॉल्यूशन रखूँ तो क्या ऑस्मोसिस नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं। बस बशर्ते ये होना चाहिए कि जो दोनों सॉल्यूशन हमने सेपरेट किया है थ्रू द एसपीएम, उनका कंसंट्रेशन अलग होना चाहिए। एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा और एक का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि अगर इनको हम एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर दें तो बिना तुम्हारे कुछ किए ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस
हमने एंट्रोपी में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, थर्मोडायनेमिक में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः होने वाला प्रक्रम। ओके, तो अगर हम इसे सेपरेट कर दें तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, ऑटोमेटिक। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो ऑस्मोसिस या परासरण की डेफिनेशन या परिभाषा क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन। स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन, किसका माइग्रेशन हो रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल का कि सॉल्वेंट? सॉल्वेंट पार्टिकल का। स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM from lower concentration to higher concentration। Spontaneous migration of solvent particle through SPM from lower concentration to higher concentration, मतलब अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा जो विलायक के कण होते हैं उनका ऑटोमेटिक कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर ऑटोमेटिक फ्लो करना, ऑटोमेटिक मूवमेंट करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप परासरण की डेफिनेशन समझा सकते हैं। परासरण से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे बोर्ड्स में, 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो इसी ऑस्मोसिस या परासरण से रिलेटेड होते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं ग्रेप्स श्रिंक इन शुगर सॉल्यूशन बट किशमिश स्वेल इन वाटर। पूछा जाता है कि अंगूर चीनी के घोल में सिकुड़ जाता है और किशमिश पानी में फूल जाता है। सेम इसी तरीके से एग, अंडा, अगर अंडे को आप पानी में बॉयल करेंगे तो अंडा क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन अगर उसी को सॉल्टेड वाटर में बॉयल करेंगे तो वो श्रिंक होकर सिकुड़ जाएगा। तो इसके भी क्या रीजंस है? इसके भी रीजंस है ऑस्मोसिस। देखिए एक एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन अभी वर्ड में कहा है। मान लो हमारे पास ग्रेप्स है, ये हमने यहाँ पर ग्रेप्स ले लिया, ये ग्रेप्स है सपोज मान लेते हैं, और यहाँ पर पूरा शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये हमारा ग्रेप्स है और ये हमारा शुगर सॉल्यूशन है। ओके, शुगर सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमने किशमिश ले लिया, किशमिश, किशमिश ले लिया, और यहाँ पर हमने पानी, वाटर ले लिया, वाटर, ये हमारा वाटर है। तो अपन क्या देखते हैं भाई कि किशमिश पानी में फूल जाता है, हम हर रोज डेली देखते हैं अपन। और अंडा जो ग्रेप्स जो है वो शुगर सॉल्यूशन में क्या हो जा रहा है? सिकुड़ जा रहा है। तो ये सब किसके कारण होता है? ऑस्मोसिस के कारण। इससे रिलेटेड 1.5 और 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? देखो तो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का माइग्रेशन कहाँ होगा? लोअर से हायर। तो अगर किसी बच्चे को मान लो पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका आंसर नहीं मालूम है, बट उसको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल माइग्रेट करता है। अब क्वेश्चन आ गया है कि भाई ग्रेप्स जो है वो शुगर सॉल्यूशन में सिकुड़ जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। क्यों सिकुड़ जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल रहा है, मतलब उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो आउटसाइड माइग्रेट कर रहा है, बाहर के साइड माइग्रेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि ग्रेप्स के अंदर का जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा एज ए कंपेयर टू शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि हमेशा माइग्रेशन कहाँ से होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होगा। तो अगर ग्रेप्स श्रिंक हो रहा है, ग्रेप्स क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो ग्रेप्स के श्रिंक होने का रीजन है कि ग्रेप्स के अंदर का लिक्विड ऑटोमेटिक माइग्रेट होकर शुगर सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेप्स के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता शुगर सॉल्यूशन से कम है। तो जब किसी मैटर या किसी पदार्थ से लिक्विड बाहर की ओर जाएगा तो इसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोऑस्मोसिस। और दूसरे तरफ देखो कि किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाता है, मतलब पानी किशमिश के अंदर चला गया, मतलब यहां पर इनसाइड माइग्रेशन हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल किशमिश के अंदर जा रहे हैं। दैट मीन्स किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तभी तो यहाँ से इधर की ओर माइग्रेट कर रहा है बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर पार्टिकल्स अंदर की ओर जा रहे हैं, इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंडोऑस्मोसिस। तो बस आप दो ही चीज कंसेप्ट याद रखें, एक्सो और एंडो। जब भी एक्सोऑस्मोसिस होगा, जो चीज जिस सॉल्यूशन में जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है तो कोई भी चीज स्वेल हो जाएगा। तो एक्सो में श्रिंक होता है और एंडो में स्वेल होता है। तो अगर 1.5 मार्क आता है कि वाई किशमिश स्वेल इन अ वाटर ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, लिख दो, खत्म कहानी। पूछा जाता है वाई एक्स स्वेल इन अ वाटर, सीधा लिख दो, स्वेल हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस। और जहां स्वेल वाली बात है, सॉरी श्रिंक वाली बात आई, क्या लिखोगे सीधा, क्या, एक्सोऑस्मोसिस लिखोगे। ओके, ठीक। हिंदी में एक्सोऑस्मोसिस को कहते हैं बाह्य परासरण और एंडो को कहते हैं अंतः परासरण। तो अंतः परासरण से चीजें फूलेंगी, बाह्य परासरण से चीजें सिकुड़ेंगे। भाई बाहर निकलेगा कोई चीज तो सिकुड़ेगा ना, अंदर आएगा तो फूलेगा, कॉमन सा चीज है। तो यहां पर मिस्टेक के चांसेस ही नहीं है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। बट अगर अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, किसकी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, क्या होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 मिनट के लिए सोचें। जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, बायो पढ़ते हैं अपन, जीव विज्ञान, ऑस्मोसिस रहता ही है, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। ऑस्मोसिस हमको कई बार डेफिनेशन भी लिखा होता है और मैंने भी यहाँ पर आपको समझाया कि ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली माइग्रेट कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द एसपीएम। अब 2 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोचें और जवाब दें। एसपीएम है जो दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ है, ओके। एसपीएम अलाउ करता है सिर्फ किसको, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ पर भी तो होंगे। भाई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स तो डेफिनेटली होंगे ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट पार्टिकल है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट पार्टिकल है। तो ये एसपीएम जो अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के माइग्रेट करने को। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल सिर्फ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर क्यों माइग्रेट करता है, सोच के देखो। ऐसा उल्टा रिवर्स क्यों नहीं होता। भाई डेफिनेशन है तो ठीक है, डेफिनेशन है तो उसका भी तो कुछ रीजन होगा कि ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर माइग्रेट करता है सॉल्वेंट पार्टिकल। तो एसपीएम को क्या किसी ने ऑर्डर दिया है क्या कि नहीं तू सिर्फ अलाउ करेगा भाई लोअर से हायर। अरे भाई सॉल्वेंट पार्टिकल माइग्रेट करेगा, वो इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है।
पर जनरली जो डेफिनेशन होती है और जो हमने देखते हैं अपने डेली लाइफ में वो होता है कि लोअर से हायर। तो हाउ इट कैन पॉसिबल, ये कैसे संभव हो जाएगा? सोचे सोचे 2 मिनट के लिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आंसर दीजिए। ओके, हाँ चलिए, अगर आपने अभी तक आंसर ढूंढ लिया तो वेरी गुड, नहीं तो देखते हैं ऐसा क्यों। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ याद होगा आपको। वेपर प्रेशर, लिक्विड्स के वेपर पार्टिकल उसके ओन सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं क्या कहलाता है? वो वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ में हमने देखा था प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। यस, याद आया, याद आया, याद आया। पिछली वीडियो में जाके देख लें, वेपर प्रेशर टाइप करें और चेक कर लें वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पर है सॉल्वेंट, यहाँ पर है सॉल्यूशन। एज्यूमिंग कर लेते हैं इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं 10 atm वेपर प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट कर रहे हैं। एज्यूमिंग है भाई, समझाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा है 10 atm, फिर भी तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या 10 से ज़्यादा होगा? नेवर। अगर होगा तो राउल्ट्स लॉ फेल हो जाएगा भाई। मान लेते हैं यहाँ पर 8 atm प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अब आप खुद ही देख लो कि सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल्स इनसाइड ऑफ द सॉल्यूशन ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं एज ए कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो जब यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा नीचे के साइड, तो नीचे के साइड जब प्रेशर अप्लाई होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल का माइग्रेशन किस साइड होगा? लोअर से हायर। इसी कारण ऑस्मोसिस या परासरण में हमेशा माइग्रेशन लोअर से हायर होता है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस भी वेपर प्रेशर से कनेक्टेड है, राउल्ट्स लॉ से कनेक्टेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है भाई कि यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का वेपर प्रेशर कम है। सोचो ज़रा, एक एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा पिस्टन अप्लाई करते हैं, पिस्टन लगाते हैं, छोटा सा पिस्टन, स्पेस कम है बट पिस्टन लगा देते हैं भाई। पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन। अब पिस्टन का काम क्या है भाई? प्रेशर अप्लाई करना। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 atm प्रेशर था, यहाँ पर 8 atm प्रेशर है। अब आपने पिस्टन से अप्लाई किया प्रेशर इस सॉल्यूशन में, और उस कंडीशन में ये 8 atm प्रेशर आगे बढ़ के इंक्रीज होकर ये भी 10 atm प्रेशर में चेंज हो गया। तो अब क्या होगा? इधर भी 10 atm प्रेशर हो गया, इधर भी 10 atm प्रेशर हो गया। तो क्या अब सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर कंसंट्रेशन में माइग्रेट करेंगे? नो, इट विल स्टॉप, रुक जाएगा माइग्रेशन, क्योंकि अब दोनों तरफ का ऑस्मोटिक दोनों तरफ का वेपर प्रेशर क्या हो गया? बराबर हो गया। तो सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर कंसंट्रेशन में माइग्रेट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक एडिशनल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया। तो जो एडिशनल प्रेशर आपने अप्लाई किया जिसके कारण पूरे का पूरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस, मतलब पार्टिकल का स्पॉन्टेनियसली माइग्रेशन स्टॉप हो गया, उस एडिशनल प्रेशर को आप कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम दोनों का एक जैसा है बट काम दोनों का डिफरेंट है। ऑस्मोसिस में माइग्रेशन हो रहा है और उस माइग्रेशन को स्टॉप करना है, तो जो एडिशनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। हाँ, तो क्या चीज़ होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, एडिशनल प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? एडिशनल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना भाई? एडिशनल प्रेशर अप्लाई
which stop migration of solvent particle through SPM from, आपको पता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब वो एडिशनल प्रेशर, वो अतिरिक्त दाब जिसे हम सॉल्यूशन पर अगर लगाएं तो सॉल्वेंट पार्टिकल का माइग्रेशन, जो स्पॉन्टेनियसली माइग्रेशन हो रहा है, वो माइग्रेशन स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? स्टॉप माइग्रेशन। यहाँ पर अपन स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन लिख सकते हैं, स्टॉप स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन, स्टॉप spontaneous migration of solvent particle through SPM from lower concentration to higher concentration is a called osmotic pressure। इसे पाई से डिनोट करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस में काफ़ी डिफरेंस है भाई। ओके, चलो सोचो अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। पिस्टन तो हमारे घर की है, थोड़ा सा प्रेशर की जगह ज़्यादा भी प्रेशर डाल सकते हैं, यस या नो? चलो एक काम करते हैं, प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 10 से हो सकता है 11 एटीएम हो जाए। अरे अब तो उल्टा हो गया, एडिशनल प्रेशर डालते ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? सोचो, मैंने क्या कहा था? वेपर प्रेशर के कारण ही तो ऑस्मोसिस हो रहा था। जिधर लोअर है उस साइड माइग्रेट करेगा। तो अब ये हाई हो गया और ये लोअर हो गया। तो अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहाँ से होगा? सॉरी, स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि हमने यहाँ पर एडिशनल पिस्टन लगाया, माय मिस्टेक। अब यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर माइग्रेट करने लग जाएंगे, ये इधर, ये इधर। मतलब अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड माइग्रेट करेंगे। कौन से पार्टिकल? सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो भाई अब क्या हुआ? सोचे जरा, ऑस्मोसिस हुआ कि नहीं हुआ? ऑस्मोसिस तो अभी भी हुआ, लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। तो इसे अपन क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। RO, सोचो RO कहाँ देखा आपने? RO वाटर फिल्टर। समुद्र के पानी को, सी वाटर में जो सॉल्टेड होता है, काफ़ी कंसनट्रेट होता है, उसको अगर अपने को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना है तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक फ़िल्टर लगा दें, हाई प्रेशर डालें, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन के साइड माइग्रेट करने लगेंगे इस प्रोसीजर के थ्रू। ओके, तो ये हो गया टॉपिक ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर और डाल दो, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक। और वो लास्ट टॉपिक ये है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का MB मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद करें, हमने अवाष्पशील विलेय का अणुभार मोलर मास कैलकुलेट किया था थ्रू द राउल्ट्स लॉ, थ्रू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थ्रू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज लास्ट हमारा टॉपिक आ गया कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू भी MB कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ओके, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि CBSE बोर्ड्स हो, CG बोर्ड्स हो, कंपटीशन एग्जाम में हो, ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने पहले कहा है कि अभी हम सिर्फ थ्योरिकल पोर्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम सेपरेट एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हम MB मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमाइन मोलर मास, किससे इसको एक्सप्रेस करते हैं भाई? MB। तो डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, बच्चे पढ़ते तो बहुत अच्छा है, जब एनुअल एग्जाम्स होता है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है? सर क्वेश्चन तो आ गया,
1.5 मार्क्स है, 2 मार्क्स हैं, लिखें क्या, कितना लिखना है, कम लिख दिया क्या, ज़्यादा लिख दिया क्या। कई बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं अगर थोड़ा सा लिखूंगा तो नंबर कट जाएगा, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, और उस चक्कर में फिर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, होता है ना सबके साथ। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे 1.5 या 2 मार्क्स में सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब क्या है, तो भाई डेफिनेशन लिख दीजिए ना, काम खत्म हो गया। उसमें क्यों कोई चीज़ ऐड कर रहे हो आप, मत कीजिए ऐड। आप सीधा हमसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड विद द हेल्प ऑफ इट, तब आप आगे बढ़िए डेफिनेशन के बाद। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। तो बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लॉ या रूल्स याद रखना पड़ेगा। वांट हाफ रूल्स, वांट हाफ रूल। हाँ, ये है हमारे पास एक सॉल्यूशन, और ये हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। थोड़ा सा ये 11 का एक टॉपिक है जो अब तो हमारे सिलेबस से आउट हो गया है। गैसेस स्टेट एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता था पहले 11 क्लास में, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। भले हमारे सिलेबस में ना हो, थोड़ा पन्ना पलटा के देखें 11 क्लास का गैसेस स्टेट, वहाँ पे टॉपिक आपको मिल जाएगा। बात कर रहे हैं वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ। वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ, अब ये वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ क्या है भाई? ओके, ध्यान से देखिए। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो रैंडमली मोशन करेंगे। और चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स इजीली इधर उधर माइग्रेट कर सकते हैं, रैंडमली मोशन कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में कुछ गैस भरी हुई है तो गैस क्या करता है, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर या बीकर या जो भी चीज़ है उस पर वो टक्कर मारता है। टक्कर मारने से क्या डेवलप्ड होता है? प्रेशर डेवलप्ड होता है। उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? गैसियस प्रेशर कहते हैं। किसी भी बर्तन के अंदर गैस को रख दो भाई, गैस रैंडमली मोशन करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। याद करें मैंने बताया था कि गैसेस पार्टिकल का मोशन हमेशा हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी होता है, तो यहाँ से मोशन कर रहा है बाहर निकलने के लिए, और इस चक्कर में वो इस जो बीकर है, सिलेंडर है, इसके इनसाइड में वो टक्कर मारेंगे और जिससे जनरेट होगा प्रेशर, जिसे अपन गैसियस प्रेशर कैपिटल P से शो करते हैं। अब ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का अपना कोई ना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बर्कले एंड हार्टले मेथड यूज करते हैं। ओके, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज मान लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कितना मान रहे हैं, पाई। तो वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल जिस तरीके से फ्री होकर मोशन करते हैं, बिल्कुल सेम लाइक एक सिलेंडर के अंदर गैसेस पार्टिकल जैसे मोशन करते हैं, बिल्कुल वो भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो एक गैसेस पार्टिकल्स जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के जस्ट सिमिलर होता है। तो यहाँ से वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि पाई इज इक्वल टू P होता है। किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर गैसियस प्रेशर के बराबर होता है, यही कहलाता है वांट हाफ डाइल्यूशन लॉ। बट कंडीशन यह है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए।
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर गैसियस प्रेशर के इक्वल होता है। ये है वांट ऑफ डाइल्यूशन लॉ। आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कहा कि 11 का गैसियस स्टेट एक बार थोड़ा देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की, माय मिस्टेक, आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहां पर होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस सॉल्यूशन है। बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो, ये सारे लॉ को कंबाइन करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन जनरेट होता है। व्हाट इज ए P? प्रेशर ऑफ द गैस। व्हाट इज ए V? वॉल्यूम ऑफ द गैस। व्हाट इज ए N? नंबर ऑफ गैसेस या मोल ऑफ द गैस। व्हाट इज ए R? यूनिवर्सल कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। व्हाट इज ए T? टेम्परेचर। ओके, तो ये है आइडियल गैस सॉल्यूशन। PV इज इक्वल टू nRT। P यहां रख दें, N अपॉन V कर दें और यहां पर ले हैं RT। ये क्या है? V। V मतलब वॉल्यूम, और ये क्या है? N। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। मोल ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है? डेंसिटी। क्या कहलाती है? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब DRT। डेंसिटी मतलब DRT। अब अगर सॉल्यूशन के कंपैरिजन अपन देखें तो सॉल्यूशन में डेंसिटी की जगह क्या आ जाता है? कंसंट्रेशन, घनत्व, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होते हैं। तो अगर मैं इसी को यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या है? पाई। हाँ, बट वी नो दैट व्हाट वी नो दैट P इज इक्वल टू पाई अकॉर्डिंग वॉन्ट्स हाफ डाइल्यूशन लॉ। तो P की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं? पाई। तो पाई इज इक्वल टू हो गया DRT। देखो मेरे से एक मिस्टेक हो गया, डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी ठीक है, ले सकते हैं डेंसिटी, ओके चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। पाई इज इक्वल टू DRT। अब पाई किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्यूशन के लिए। पाई किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी तो यूज नहीं कर सकते, तो डेंसिटी की जगह क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। तो डी की जगह अपन क्या यूज करेंगे? CRT। यहीं पर मैं लिखने वाला था, बट इनडायरेक्टली ना लिख के हम यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? CRT। सी क्या चीज है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की तो बहुत सारी यूनिट पढ़ ली हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी, मोलिरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर अपन क्या यूज करेंगे? मोलिरिटी। क्या होता है मोलिरिटी? मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो C को हम लिख सकते हैं NB अपॉन V इंटू RT। अब ये NB, B क्या है? याद करो, B इनिशियल किस लिए यूज कर रहे हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद आया? ये है कंसंट्रेशन यूनिट। किसकी वैल्यू है ये? पाई। मोल को अपन चेंज कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में ऑलरेडी है RT इंटू यहाँ पर क्या है? V। आपको क्या कैलकुलेट करना है? WB। तो WB को, सॉरी माय मिस्टेक, MB को वन साइड रख दीजिए और बाकी सबको सेकंड साइड रख दीजिए। WB इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। ये है फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आई तो क्या करेंगे? सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या वांट ऑफ डाइल्यूशन लॉ लिखना पड़ेगा? नहीं, आप सीधा लिखिए वी नो दैट according want of dilution law for the dilute solution osmotic pressure is equal to gaseous pressure, pi is equal to P। और यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ तक फाइनल ले आइए। ये आपको 3 मार्क्स कवर करके देगा। क्लियर? अभी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं। माइंड से बिल्कुल वो क्लियर कर लीजिए कि यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व। प्रॉब्लम्स ये होती है
कि हम न्यूमेरिकल और थ्योरिकल में काफ़ी मिक्स मैक्स हो जाते हैं। तो मेरी अभी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले आप थ्योरी कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आराम से हम मैथ्स का सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास, WB मास ऑफ सॉलिड, R गैसेस कांस्टेंट, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल में हम इस पर बात करेंगे, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज अ वॉल्यूम। ओके।